लगातार मीटिंग का दौर जारी रहा। देखिए, मिलने का एक समय निर्धारित किया आज मैंने, और बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता पहले रेस्ट हाउस में भी और फिर यहाँ भी सब लोगों की अपेक्षा होती है जब आते हैं तो मिलने जुलने के लिए। कुछ उनके व्यक्तिगत काम होते हैं, कुछ शायद सद्भावना से भी मिलने आते हैं। इस नाते से एक अच्छा समय 4-5 घंटे का लगाया है। अब इसके बाद अगले कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ से निकलूंगा। सर, काफी चर्चा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है केंद्र के अंदर से। मैं कभी इन चर्चाओं पर ध्यान नहीं करता हूँ। जब कोई चीज होती है सामने आती तो आपको भी पता लगेगा, हमको भी पता लगेगा। सोलर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी तरक्की हासिल की है। 155 गीगावाट तक हम पहुंच चुके हैं। अगले लक्ष्य क्या कुछ है, क्योंकि सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा रही है। देखिए, क्योंकि पहले केवल थर्मल के ऊपर हम डिपेंड होते थे, लेकिन जब पता ये ध्यान में आया कि प्रदूषण को कम करने के लिए हमको सोलर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा बढ़ाना होगा, तो हमने थर्मल भी देश भर में इसको बढ़ाया है। आरई के नाते से अब हमारा नॉन फोसिल पावर का शेयर ये फोसिल से बढ़ गया है। अब 54% के लगभग नॉन फोसिल पावर हो गई है, और इस क्रम को जैसे जैसे डिमांड बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हम चाहे सोलर हो अथवा हाइड्रो हो इसको बढ़ाएंगे। सोलर चूंकि दिन में मिलता है केवल, इसलिए उसको पीक आवर्स में उपयोग करने के लिए स्टोरेज के ऊपर जाएंगे। बैटरी स्टोरेज है या पंप स्टोरेज है, ऐसे सिस्टम भी अब तेजी से आगे बढ़ाएंगे। सर, कच्चे तेल के दाम जब बढ़े थे तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, अब कच्चे तेल के दाम बहुत गिर भी रहे हैं, तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होंगे सर? देखिए, चूंकि अपने आप में एक बड़ा पेचीदा ये विषय है, क्योंकि जब शुरू में तेल बढ़े थे तो उस समय साथ साथ रिटेल के जो दाम है नहीं बढ़ाए गए थे, लेकिन बड़े मात्रा में सरकार ने उन विषयों को अपने आप भी एक प्रकार से लागू किया, तो अपने पास से भी खर्च किए हुए हैं, बजट में से भी काफी खर्च किया हुआ है। अब जैसे ही वो पिछले बढ़े हुए दाम और जो खर्च और आमदन है दोनों मिलके के जिस दिन भी ठीक हो जाएगा, उस दिन आज के जो कम होने वाला रेट होगा तब असर पड़ेगा। क्योंकि चलती हुई मार्केट होती है, चलती हुई मार्केट में इन चीजों का कभी पता नहीं होता है कब बढ़ेंगे कब घटेंगे। क्योंकि अभी भी समस्या के बारे में ठीक है, सद्भावना रखी जा रही है कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन जब तक महीना 2 महीना ना निकले तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि समस्या किस रूप में समाप्त हुई है नहीं हुई है। तो इसमें समय लगता है। परमाणु ऊर्जा को लेकर के भी काफी क्या काम हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में बिजली की जरूरत है, आने वाले समय में एआई आ रहा है, डाटा सेंटर आ रहा है, उनकी पूर्ति के लिए परमाणु ऊर्जा को लेकर किस तरह? ऐसा अनुमान है कि एआई और डाटा सेंटर और ईवीज इनको मिलाकर के 30 गीगावाट यानी 30,000 मेगावाट इस पावर की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। उसमें बाकी सोर्सेज भी लागू होंगे, और साथ में जैसा बताया कि न्यूक्लियर पावर इसके प्रोजेक्ट भी पहले से तो चल रहे हैं, लेकिन पहले केवल सरकारी एजेंसियां उसको ओन करती थी। 9 गीगावाट पहले से चल रही हैं, 8 गीगावाट पाइपलाइन में है, लेकिन अब प्राइवेट भी, क्योंकि शांति एक्ट जो पास हुआ है उसके कारण से प्राइवेट वालों को भी थोड़ी उसमें राहत मिली है, तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी न्यूक्लियर पावर में आएंगे। 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर से भी बने। पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी हरियाणा में चल चुकी है, शामिल होना है। कोलरोड में जितने भी लोग हैं कोशिश रहती है कि सब में जाया जाए। तो कल मीटिंग है चंडीगढ़ में, तो करनाल के 3 लोगों की आज में चलाई गई, हरियाणा में चलाई जा चुकी हाइड्रोजन ट्रेन। क्या आने वाले दिनों में इस दिशा में और कदम उठेंगे? देखिए, हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसमें से पोल्यूशन कम होता है, और हाइड्रोजन तैयार करके वाहनों को हर ऐसे प्रकार से चलाया जाना जिसके अंदर पोल्यूशन कम हो, वो एक प्राथमिकता है। तो हाइड्रोजन का एक प्रयोग चल रहा है, बसेस भी चलाई जा रही है, ट्रेन भी चलाई जा रही है, आगे भी इसका प्रयोग लागू रहेगा। ईवी गाड़ियों को लेकर दूसरे प्रदेशों ने राहत देनी शुरू कर दी है, लेकिन हरियाणा ने नहीं दी। सारे देश भर के लिए बनाया है। 10% का रजिस्ट्रेशन ईवी गाड़ी के ऊपर उसको छूट मिलेगी, और पुराने जो है उस पर भी छूट मिलेगी। लगभग 25 से 30% की छूट ईवी के व्हीकल हैं वो उनको दिया जाएगा। और चूंकि प्रदूषण कम करना है, तो अब ईवी व्हीकल्स का ही आगे धीरे धीरे चलन हो रहा है। ईवी व्हीकल से प्रदूषण कम होता है, और पेट्रोलियम के जो इस समय संकट है वो भी समाप्त होते हैं। पावर हमारे पर्याप्त है, तो पावर चार्जिंग स्टेशन लगा करके और ज्यादा ईवी की जो व्हीकल्स है वो आए, ऐसा हमारा प्रचार। करनाल के 3 लोगों की जान गई है सर, खाटू श्याम जा रहे थे, मोजिज लोग हैं सर करनाल। दुखद घटना है, हमारी श्रद्धांजलि उनके परिवारों को।
प्रधानमंत्री जी सेशेल्स गए हैं, 3 दिन का दौरा है, विदेशी दौरा है, कुछ अच्छी चीज निकल कर आ सकती है। जब आएंगे तो पता लगेगा। कर रहे हैं भी अपनी बार टोल लगा करेगा क्योंकि नया सिस्टम शुरू हो गया। ऐसा नहीं है, टोल तो पहले भी लगता था, कंसेशन रेट पर लगता था, और मुझे लगता है कि जो कंसेशन रेट उनका था, अगर उसको सारे को जोड़ेंगे और उसके हिसाब से अभी की नई व्यवस्थाओं को तुलना करेंगे तो कोई बढ़ेगा नहीं है। पहले भी 300 रुपया मासिक उनका एक टोल लगता था, यानी पास बनता था, और साल का गिरे तो 3600 रुपया होता है। अभी भी 3000 रुपया साल का एक प्रावधान है कि एक साल का 3000 रुपये का पास बनवाओ और देश भर में कहीं भी घूमो, इसलिए कुछ महंगा नहीं पड़ेगा बल्कि उससे सस्ता ही पड़ेगा। जो पहले 200 ट्रिप के बाद उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। वो कह रहे हैं हमारी एंट्रियां खत्म हो जाएंगी, बार बार आना जाना है ग्रोंडाई वाले जो आसपास क्षेत्र के लोग हैं। मैं तो कह रहा हूँ 200 ट्रिप होते हैं, बहुत होते हैं, 200 ट्रिप यूज करेंगे तब 3000 खत्म होगा। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को आप सुन पा रहे थे, आज करनाल में हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, अधिकारियों के साथ बैठक की, तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा की दे सकते हैं। कनकमल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सुबह से जो बैठकें हैं उनमें शामिल हुए, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और कई विषयों पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना बयान दिया है। आने वाले समय में क्या तेल के दाम बढ़ेंगे उसको लेकर भी उन्होंने बताया है, और हाल ही में घरौंडा का बस्ताडा टोल टैक्स का जो नया सिस्टम अपडेट हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने अपना बयान दिया हुआ है। इसके साथ साथ प्रदेश और केंद्र की राजनीति से जुड़े कई विषयों पर उन्होंने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, वो सुनिए।